नमस्कार। आज 5 फरवरी 2026 है और आज हम ज्ञानोदय अकादमी के दैनिक करंट अफेयर्स का एक गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। आज हमारे पास कई सारी खबरें हैं, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई लगती हैं। जी, मतलब एक तरफ राज्यों के बीच नदी विवाद है, तो दूसरी तरफ बजट की नई घोषणाएं, और साथ ही तकनीक कैसे शासन को बदल रही है। तो चलिए एक एक करके इन सभी विषयों की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत एक नक्शे से करते हैं जो आज की कुछ बड़ी खबरों को भारत के अलग अलग कोनों से जोड़ता है। आंध्र प्रदेश में एक नई ऐप, कर्नाटक तमिलनाडु के बीच एक पुराना विवाद और असम में एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो पहला और सबसे अहम मुद्दा जो दिख रहा है वो है कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर पेन्यार नदी जल विवाद। ये नदी कर्नाटक की नंदी हिल से निकलती है, फिर थोड़ा कर्नाटक में और ज्यादातर तमिलनाडु में बहकर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और विवाद का जो मुख्य कारण है वो है कर्नाटक का नदी पर एक बांध बनाना। तमिलनाडु इसका जोरदार विरोध कर रहा है। जी, और उनका विरोध सिर्फ इसलिए नहीं है कि पानी कम हो जाएगा, वो एक बहुत पुराने 1892 के एक समझौते का हवाला दे रहे हैं। 1892 मतलब ब्रिटिश काल का समझौता। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पानी का मुद्दा कितना गहरा और ऐतिहासिक रूप से संवेदनशील हो सकता है। लेकिन यहाँ जो असल में देखने वाली बात है वो है सुप्रीम कोर्ट का दखल। कोर्ट ने किसी का पक्ष नहीं लिया, बल्कि एक प्रक्रिया शुरू की है। उन्होंने केंद्र सरकार को अंतर्राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत एक न्यायाधिकरण, मतलब एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाने को कहा है। अच्छा, एक ट्रिब्यूनल। ये सुनने में तो एक स्टैंडर्ड कानूनी प्रक्रिया लगती है, पर क्या ये वाकई असरदार होते हैं? हमने पहले भी देखा है कावेरी जैसे मामलों में दशकों लग जाते हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, ये प्रक्रियाएं लंबी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका विकल्प क्या है? अगर ये संस्थागत ढांचा न हो तो ऐसे विवाद सड़कों पर आ सकते हैं। ये ट्रिब्यूनल एक तरह से एक सेफ्टी वाल्व की तरह काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही शब्द, ये सेफ्टी वॉल्व का काम करते हैं। भले ही धीमे हों, लेकिन ये सुनिश्चित करते हैं कि समाधान बातचीत और कानून के दायरे में हो। ठीक है, तो ये तो हुई दशकों पुराने विवादों को सुलझाने की बात। अब जरा भविष्य की चुनौतियों की तरफ देखते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा। क्या सरकार इसके लिए भी कोई बड़ा ढांचा तैयार कर रही है? मुझे लगता है बजट की जो बायोफार्मा शक्ति पहल है वो इसी सवाल का जवाब है। बिल्कुल, बायोफार्मा शक्ति पहल सिर्फ एक घोषणा नहीं है, ये स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की महत्वाकांक्षा का एक स्टेटमेंट है। लक्ष्य बहुत साफ है, भारत को एक ग्लोबल बायोफार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। और इसके लिए अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये बहुत बड़ी रकम है। जी, बहुत बड़ी। इसमें खास तौर पर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स पर फोकस करने की बात कही गई है। ये शब्द सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं, आम भाषा में इनका क्या मतलब है? चलिए इसे आसानी से समझते हैं। बायोलॉजिक्स वो दवाएं हैं जो जीवित कोशिकाओं से बनती हैं, जैसे इंसुलिन या कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई थेरेपीज। ये बहुत असरदार होती हैं, लेकिन इन्हें बनाना बेहद जटिल और महंगा होता है। अच्छा, इसीलिए ये आम आदमी की पहुंच से अक्सर बाहर होती हैं। बिल्कुल। अब आते हैं बायोसिमिलर्स पर। ये इन्हीं महंगी बायोलॉजिक दवाओं की लगभग हूबहू लेकिन किफ़ायती कॉपी होती हैं। ये तब बनाई जाती हैं जब ओरिजिनल दवा का पेटेंट खत्म हो जाता है। तो इस पहल का असली मकसद है भारत को इन मॉडर्न जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना, ताकि कैंसर और डायबिटीज जैसी बीमारियों का इलाज सस्ता और सुलभ हो सके। जी, इस पहल में 3 नए नाइपर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च खोलने की भी बात है। ये संस्थान इतने जरूरी क्यों हैं? बहुत अच्छा सवाल है। असल में यही इस पहल की सबसे मजबूत कड़ी है। आप पैसा लगाकर फैक्ट्री तो खड़ी कर सकते हैं, लेकिन उन जटिल दवाओं को बनाने के लिए जो हाई लेवल रिसर्च और स्किल्ड वैज्ञानिक चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? वो इन संस्थानों से आएंगे। हाँ, नाइपर जैसे संस्थान वही टैलेंट पूल तैयार करते हैं। ये एकेडमिक रिसर्च और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बीच एक पुल की तरह है। इनके बिना ये पूरा इकोसिस्टम अधूरा है। ये 10,000 करोड़ का प्लान सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन भारत में अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स में देरी और पारदर्शिता की कमी की शिकायतें आती हैं। क्या सरकार इसे मॉनिटर करने के लिए भी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है? हाँ, और ये आज के गवर्नेंस का एक बहुत जरूरी पहलू बन गया है। इसी से जुड़ी एक पहल है पैमाना पोर्टल। पैमाना पोर्टल? हाँ, इसे मोएसपी मतलब सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने शुरू किया है।
इसका काम बहुत सीधा है। 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग करना। बिल्कुल, मतलब हाईवे कहाँ तक बना, एयरपोर्ट का कितना काम हुआ, सब कुछ एक डैशबोर्ड पर लाइव दिखेगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ऐसे पोर्टल्स वाकई में जमीनी स्तर पर असर डालते हैं? अक्सर हमने देखा है कि सरकारी वेबसाइट्स पर डेटा महीनों तक अपडेट ही नहीं होता है। देखिए, चुनौती तो हमेशा रहती है। तकनीक अपने आप में समाधान नहीं है, उसे लागू करने वाली व्यवस्था भी उतनी ही चुस्त होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के पोर्टल ने एक बहुत बड़ा काम करते हैं, ये जवाबदेही तय करते हैं। अच्छा। जब किसी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस पब्लिक डोमेन में होती है तो अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर्स पर समय पर काम पूरा करने का एक दबाव बनता है। ये गुड गवर्नेंस की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। हाँ, ठीक है। गवर्नेंस में तकनीक का एक और उदाहरण है जो मुझे काफी दिलचस्प लगा। ये आंध्र प्रदेश से है, पिलो AI। ये एक वॉइस आधारित अकाउंटिंग ऐप है। मतलब अब छोटे दुकानदारों को शायद मुनीम जी की जरूरत नहीं, बस बोलकर ही बही खाता बन जाएगा। बिल्कुल, ये पहल वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। जरा सोचिए, एक छोटा दुकानदार या कोई कारीगर जो शायद जटिल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं कर सकता, या करना ही नहीं चाहता। सही बात है, वो अब बस अपनी भाषा में बोलकर अपना सारा हिसाब किताब डिजिटल रूप से मेंटेन कर सकता है। और ये ऐप 5 भाषाओं में काम करती है। और शायद ये छोटे कारोबारियों को फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनने में भी मदद करेगा, जिससे उन्हें बैंक से लोन वगैरह मिलने में भी आसानी हो। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जब एक छोटे बिजनेस का हिसाब किताब डिजिटल हो जाता है तो उसका एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड तैयार होता है। इसी रिकॉर्ड के आधार पर बैंक उसे लोन देने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जमीनी स्तर पर ले जाने का एक शानदार तरीका है। मतलब तकनीक छोटे व्यापारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। इसी तरह क्या आम आदमी की रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी कोई नई पहल हुई है, खासकर बढ़ते मेडिकल खर्चों को लेकर? हाँ, और ये एक बहुत ही जरूरी योजना है, NPS स्वास्थ्य पेंशन योजना। इसे PFRDA यानी पेंशन रेगुलेटर ने शुरू किया है। इसका मकसद बहुत सीधा है, ये सुनिश्चित करना कि रिटायरमेंट के बाद किसी की जीवन भर की जमा पूंजी किसी बीमारी के इलाज में खत्म न हो जाए। इसके खास फीचर्स क्या हैं? दस्तावेज में लिखा है कि रिटायरमेंट कॉर्पस के अंदर ही एक अलग मेडिकल फंड होगा और ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर जैसी पुरानी बीमारियों को भी कवर करेगा। जी, और सबसे अच्छी बात यह है कि पैसे निकालने के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। कोई वेटिंग पीरियड? ये तो बहुत बड़ी राहत है। बिल्कुल, ये प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस से अलग है। ये आपके मौजूदा पेंशन फंड मतलब NPS के भीतर ही एक स्वास्थ्य सुरक्षा कवच बनाने जैसा है। अक्सर बुढ़ापे में स्वास्थ्य का खर्च पेंशन का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है। ये योजना वरिष्ठ नागरिकों को एक वित्तीय और मानसिक शांति देने की कोशिश है। तो हमने देश के अंदर की आर्थिक, स्वास्थ्य और प्रशासनिक चुनौतियों की बात की। अब जरा सीमाओं के पार देखते हैं। रक्षा क्षेत्र से भी एक खबर है। भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर नाम का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास। जी, इसका 13वां संस्करण असम के मसीमपुर में हुआ है। ये एक काउंटर टेररिज्म अभ्यास है। इसमें भारत की पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड ने हिस्सा लिया। तो क्या ये सिर्फ एक रूटीन एक्सरसाइज है? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि ये अभ्यास सिर्फ आतंकवाद से लड़ने के लिए नहीं है। ये मध्य एशिया में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने की भारत की बड़ी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी का एक हिस्सा है। अच्छा। किर्गिस्तान की भौगोलिक स्थिति बहुत रणनीतिक है। उस क्षेत्र में जहां एक तरफ चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से प्रभाव बढ़ा रहा है, वहीं भारत खंजर जैसे सैन्य सहयोग के जरिए विश्वास और साझेदारी बना रहा है। तो ये एक तरह से हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का मेल है। बिल्कुल, जो भारत की विदेश नीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दृष्टिकोण है। चलिए अब कुछ और छोटी छोटी मगर अहम खबरों को भी देख लेते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में निवेदिता दुबे बोर्ड सदस्य बनने वाली पहली महिला बन गई हैं। ये बहुत अच्छी खबर है। ये दिखाता है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन ऊंचे पदों पर भी विविधता आ रही है। और खेल की दुनिया से प्रो रेसलिंग लीग 7 साल के लंबे गैप के बाद वापस आ गई है। हाँ, ये कुश्ती के फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर है। इस बार हरियाणा थंडर्स की टीम जीती है। ये सिर्फ एक लीग की वापसी नहीं है, ये भारत के पारंपरिक खेल कुश्ती को एक नया प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है।
इससे युवाओं में भी इस खेल को लेकर दिलचस्पी बढ़ती है। तो आज की हमारी चर्चा में हमने देखा कि कैसे सरकार पुराने विवादों को सुलझाने के लिए कानूनी संस्थाओं का सहारा ले रही है, भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए एक बड़ा इकोसिस्टम तैयार कर रही है और तकनीक का इस्तेमाल करके गवर्नेंस को बेहतर बना रही है। जी, ये सभी एक बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं। बिल्कुल। और आज की चर्चा से एक बात बहुत साफ होती है कि हर क्षेत्र एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इस पर विचार करने के लिए एक सवाल ये हो सकता है कि जैसे जैसे शासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI का उपयोग बढ़ रहा है, जैसे हमने पिलो AI के मामले में देखा, हाँ, तो पारदर्शिता, सुविधा और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, इन तीनों के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है?